ठीक। चलिए, चलिए अपन सवाल पे हैं, है ना। सवाल करते हैं, ठीक है। ग्रीन ही रहने दो बस। चलिए, लास्ट कहाँ पढ़ा हुआ है अपन ने? चलिए एक सवाल और करें। इक्वेशन की एक सवाल अपन को और करना है। हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू 120 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ये हमको एक फंक्शन दिया गया। देखिए ध्यान से इसको। v इज इक्वल टू 120 वोल्टेज का एक फंक्शन है। अब हमारे को AC के बारे में दो चीज़ें पता है। एक तो AC या तो साइन के फंक्शन में होगा, या तो ऐसा नहीं हो सकता कि साइन में भी हो और एक इक्वेशन में दोनों नहीं चाहिए। एक इक्वेशन में एक ही चाहिए। या तो साइन लेके आइए या तो क्या लेके आइए, कॉस। ज़रा चेक करो यहाँ कितने हैं, यहाँ साइन भी है और कॉस। इसका मतलब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के आपको उसको 2 से किस में कन्वर्ट करना होगा, 1 में। मतलब कौन सा फार्मूला है यहाँ पे? यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। याद है आपको? अगर कभी पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन। मेरे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, बस मुझे आगे क्या लगाना है, 2। तो मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन 2 थीटा में। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 120 को मैं ब्रेक कर देता हूँ। कितने में ना, 60 इंटू 2। आगे क्या लिख रहा हूँ, साइन 100 पाई टी और आगे कॉस 100 पाई टी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन? बहुत बढ़िया, 100 पाई टी। बोलो क्या हमारे पास वैल्यू मिल गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। थीटा कितना था, तो 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 200 पाई टी। क्या हमारे पास वैल्यू मिल गई? बताइए व्हाट इज द पीक वैल्यू इन दिस इक्वेशन? बहुत बढ़िया, 60 वोल्ट। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? बोलो 200 नहीं बेटा, 200 पाई रेडियन पर। अच्छा बोल रहे। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ओमेगा बाई 2 पाई। याद रखिए, तो कितना आ जाएगा, 200 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई विच इज इक्वल टू 100 क्या, हर्ट्स। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस? 1 बाई एफ विच इज इक्वल टू 1 बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 0.01 क्या, सही लिखिए। तो अगर कभी हमारे को साइन कॉस दोनों में हो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करके या तो साइन में कन्वर्ट करना होगा या तो आपको कॉस में। दोनों से आप काम नहीं करेंगे। ठीक है। व्हाट इज द v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1/600? 5वां सवाल। v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू बता दिए एट t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड। ठीक है, आप हमें t बता दीजिए, समय बता दीजिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 30 वोल्ट? ये 2 सवाल आप खुद कैलकुलेट करें। सवाल आसान होते हैं। इक्वेशन है, फंक्शन को कन्वर्ट कर लो। 2 फंक्शन है, एक में लेके आओ, फिर जो भी वैल्यूज़ चाहिए
सारी इक्वेशन में मिल जाएगी आपको। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, समय हम दे देंगे, टी के साथ जो भी होगा वो ओमेगा होगा। ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हर्ट्ज़ में, फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सकते हैं इक्वेशन से, हम पीक वैल्यू बता सकते हैं। इतना हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जब भी हम इक्वेशन देंगे, या तो हम आपसे थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करवा के दो फंक्शन को किस में कन्वर्ट कराएंगे, एक में, उसके बाद वैल्यूज़ को कैलकुलेट करवाएंगे। इसका मतलब आप इस इक्वेशन से किसी भी वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप इसको एक सिंगल फंक्शन में लेके आएंगे। या तो साइन में लेके आइए, या तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला जैसा भी बनेगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए पांचवा और छठा सवाल आप खुद सॉल्व करिए। हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए, किस समय पर चाहिए, 1/600 सेकेंड। इक्वेशन में आइए, v बराबर क्या मिला है आपको, v बराबर 60 साइन 200 पाई टी। कुछ नहीं करना, t बराबर कितना लिखना है, 1/600। तसल्ली से सॉल्व करो, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। करिए। बहुत पहले AIPMT में ऐसा सवाल इक्वेशन के आए थे, वो दोनों सवाल इसलिए मैंने करवा दिए। आप जब देखेंगे ना तो PYQ में आपको ये सवाल मिलेगा, 2006-07 में आया हुआ है। नीट में आज तक कभी इक्वेशन के कोई सवाल उन्होंने हमसे नहीं पूछे। पांचवें का क्या आंसर होगा, कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको सॉल्व करना है। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, 60 साइन 200 पाई और t की जगह 1/600। कैलकुलेट कर लीजिए, 60 साइन क्या π/3, π/3 को क्या बोलते हैं, π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, 60 इंटू √3/2। बोलो कितना आ गया, 30√3 वोल्ट। क्या बात सही है, ऐसे ही रहने दो। अगर √3 के टर्म्स में ऑप्शन नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, 1.73 की वैल्यू प्लेस कर देना, है ना। करिए। तो अगर हमारे को कोई भी इक्वेशन दे दे तो पहला तरीका है, आप ये देखिए क्या सिंगल फंक्शन में है वो इक्वेशन या नहीं। अगर सिंगल में नहीं है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करें, और उसके बाद अच्छा हम इक्वेशन ऐसे देंगे ना जो कि आगे जाके सिंगल फंक्शन में क्या हो जाएगी, हाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। और बेटा छठवां सवाल क्या था बताना जरा, तो छठवां सवाल क्या है, छठवां सवाल था समय बता दो ना। वोल्टेज कितना हो गया, 30 डिग्री। अरे सही है। तो जब वोल्टेज था 30 वोल्ट, उस समय की वैल्यू बताइए, कितना समय हो चुका। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। क्या 1/2 हो जाएगा, अरे 60 नीचे लाएंगे तो 1/2, फिर यहाँ क्या बचेगा, साइन 200 पाई टी। यहाँ तक करके चले हो। अब सुनो, अब एंगल को एंगल से क्या किया जाता है, इक्वेट किया जाता है। साइन की किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए 1/2 होता है, 30 को रेडियन में बदलो, π/6। एंगल लिख लिया, इस तरफ कितना एंगल है, 200। अरे ये भी तो एंगल ही है ना, तो एंगल को किसके साथ इक्वेट करोगे, एंगल के साथ। समझ में आ रहा है। तो मैंने 1/2 का एंगल लिखा विच इज़ इक्वल टू π/6, और एंगल को किसके बराबर किया, एंगल के। बोलो कितना आ गया, अब पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 6 दूनी 12, 1/1200 क्या सेकेंड। इतने टाइम के बाद वोल्टेज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का पीक वैल्यू का आधा, 30 वोल्ट। लिखिए, कल के लेक्चर से एक ही बात हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन समय के साथ बदलती है, जो या तो साइन में रिप्रेजेंट करेंगे या तो कॉस। सिंगल फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट होगा, मल्टीपल फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साइन का होगा तो साइन का ग्राफ खींचेंगे, कॉस का होगा तो कॉस का खींचेंगे। साइन कॉस में कितना फेज डिफरेंस होता है,
पाई बाई 2 का लीड कौन करता है, कॉस, लैग कौन करता है, साइन। और सेम फेज है तो करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, और करंट वोल्टेज मिनिमम तो करंट भी मिनिमम, ये सेम फेज होता है। आगे जाके भी सर्किट पढ़ोगे उसमें 90 का भी फेज होगा, सेम फेज भी होगा, तो डरना मत वो सब है। तो ये फार्मूला कहीं साइड में लिख लो, एक का तो यूज़ हमने कर लिया है। और ये सवाल जो आया था ये क्वेश्चन आया था AIPFT, पहले हुआ है ये 2012 तक हुआ है, 2012 तक AIPFT हुआ है जिसमें सवाल आया। तो अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने टॉपिक क्या बोला आपको, हम एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन से हम क्या क्या वैल्यूज़ निकलवाएंगे, पीक वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे करके क्या पूछ लें टाइम, या टाइम दे करके क्या पूछ लें इंस्टेंटेनियस। तो ये सारी आपकी किसी भी इक्वेशन से कैलकुलेशन। कैसे पहचानेंगे ओमेगा कितना होगा, समय के साथ जो भी लिखा है वो क्या कहलाएगा, ओमेगा। अब टी के साथ क्या लिखा हुआ है, टी के साथ 200 नहीं है, कुछ लोग सिर्फ 200 बोलते हैं, टी के साथ क्या है 200 पाई, तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी 200 पाई, और यूनिट क्या बनेगी। हम बोले फ्रीक्वेंसी बताओ, ऑप्शन में क्या दिखे तुमको रेडियन पर सेकंड, तो क्या निकालना ओमेगा। हम कहें फ्रीक्वेंसी बताओ और ऑप्शन में क्या दिखे हर्ट्ज, तो क्या निकालोगे एफ। बात समझ में आ रहा है। और अगर ओमेगा बराबर लिखना है तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन, तो यहाँ से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब इक्वेशन से हम 3 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, कौन कौन सी, हम इंस्टेंटेनियस निकाल देते हैं, हम पीक निकाल देते हैं, और हम पीक टू पीक निकालते हैं। अब कितनी वैल्यूज़ बची है, 2, एक को एवरेज बोलते हैं और एक को आरएमएस बोलते हैं। चलिए एक दो सवाल इक्वेशन की और करते हैं। आप सवाल लिखिए और देखिए आप इस सवाल को कर पाएंगे कि नहीं। हमने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। आई बराबर मैंने लिखा है आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने एक सवाल पूछा है आपसे, बताइए क्या ये प्योर एसी है या नहीं। प्योर एसी का मतलब क्या होगा, प्योर एसी का मतलब है जो सिर्फ एसी से बना हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार क्या हो रही हो, डीसी आ जाएगा तो क्या होगा, डीसी क्या होती है कांस्टेंट, और एसी क्या होती है वेरिएबल। एसी न तो मैग्नीट्यूड में बदलती है बल्कि डायरेक्शन भी चेंज करती है। अब हमको एक फंक्शन दिया गया, तो उसने कहा बताओ क्या ये प्योर एसी है। ऐसे देख के नहीं बता सकते, ऐसे मत बोल देना साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो नहीं होगा, पहले इसको साइन में कन्वर्ट तो करो। नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे डायरेक्टली साइन स्क्वायर ओमेगा टी देख करके नहीं बता सकते कि ये प्योर एसी है, या क्या पता फंक्शन बन जाए साइन कॉस का। अगर बन गया तो प्योर क्या बनेगी एसी, नहीं बना तो क्या बनेगी एसी प्लस। तो ऐसे देख करके थोड़ी बोल दोगे कि हाँ मैंने देखा गुरुजी ने बोला था साइन थीटा या कॉस थीटा चाहिए, स्क्वायर है हटाओ साले को, एसी नहीं होगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी हम देंगे फंक्शन ना वो प्योर एसी का होगा, क्योंकि जब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे तो वापस आ जाएगा उसमें। तो ऐसे देख करके नहीं बोलना है कि अच्छा साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर है तो उड़ा दो साले को, बोलो प्योर एसी नहीं। इसको कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्जन के लिए फार्मूला याद है, हैं? तो वो भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर तो हटाना है अपने को। अगर तुम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करोगे तो तुम कॉस प्लेस कर दोगे, क्या बदल दोगे तुम। पहले साइन स्क्वायर में था, किस में ला दिया तुमने, कॉस स्क्वायर में आ गया। कॉस में आता तो काम बनता, किस में आ गया, काम नहीं चलेगा उस फार्मूले से। कुछ और सोचो, ये सोचो क्या तुम्हें याद है एक फार्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर, याद है कुछ तुमको, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अप्लाई करो,
तो जब तुम ये अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, प्लेस कर दो, आई इज इक्वल टू आई नॉट। बोलो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, ओपन करो, क्या वैल्यू मिली? आई नॉट बाई 2 माइनस आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, दिस इज इक्वल टू आई। अब चेक करो ये कैसा हो गया? AC। और ये कैसा हो गया? क्योंकि दो कंपोनेंट हो गया ना, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक पीरियोडिक वैल्यू, क्योंकि कॉस के फंक्शन में आ गया। तो एक फंक्शन कांस्टेंट है, एक फंक्शन पीरियोडिक है, तो इसका मतलब इसमें AC भी है और इसमें, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC। ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इस सिग्नल में AC भी है और DC भी है। एक कंपोनेंट इसका कांस्टेंट भी है, एक कंपोनेंट इसका वेरिएबल। अच्छा भी तो ऐसे देख के नहीं बताना है, हाँ था दोनों ही। इट इज़ नॉट अ प्योर AC, बट आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला भी छाप लो। बस मैं 2-3 सवाल ही करा रहा हूँ, नीट में ऐसे सवाल आते नहीं है ना, बट फिर भी तुम जानो, गाइड में कभी कभी सवाल आ जाएगा, बताओ ये क्या है, क्या प्योर AC है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का यूज़ करके, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहाँ तक आना पड़ेगा। अब आपको टिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद हैं तो ठीक, नहीं याद तो सवाल क्या कर देना, क्योंकि नीट में कभी भी ऐसे सवाल नहीं है। 10 साल से नीट हो रहा है, उन्होंने आज तक कभी आपसे ये नहीं चेक करवाया बताओ क्या ये प्योर AC सिग्नल है या नहीं, है ना। उन्हें एक ही सवाल पूछा, वही जो आपने लिखा भी, v बराबर 120 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, वो मैंने आपको करवा दी। साइड में फार्मूला लिख लो, कभी कभी काम आएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, टेक्नोमेट्रिक दो जगह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो यहाँ पे ये पता करने के लिए कि AC है या DC है क्या है। दूसरा ऑप्टिक्स में भी किसका यूज़ करेंगे? हाँ, टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऑप्टिक्स में नीट में क्या है ना, 5-6 सवाल ऐसे हैं जो कन्वर्जन के बाद आंसर्स आएंगे, और वो कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब क्या आएगा, जब टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे कि क्या 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 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या किसके साथ रिलेट करता है। बहरहाल अभी इसमें दोनों कंपोनेंट है, AC भी है और DC भी। कुछ लोग सोच रहे हैं साला ये कैसा सिग्नल है जिसमें AC भी आ रही है, जिसमें DC भी। और मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो, मान लो मैं एक सिग्नल बनाऊँ, सिग्नल ऐसे चले, बताओ क्या ये प्योर AC है? अरे बोलो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये प्योर AC है? आप कहोगे नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है बट डायरेक्शन में कोई चेंज, और AC में दोनों काम होते हैं, वैल्यू भी समय के साथ बदलेगी और दिशा भी, तो दिशा नहीं बदली, इसका मतलब इसमें क्या आ गया, मिलावट आ गई किसकी? DC की। तो इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल हैं जहाँ पर आपको क्या मिलता है, AC प्लस DC का कॉम्बिनेशन। आप सेमीकंडक्टर में एक बात पढ़ोगे, रेक्टिफिकेशन, पढ़ा है कभी? अरे पढ़ा है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, पढ़ा है? वो रेक्टिफायर किस लिए होता है? वो डायोड लगा के उसको AC को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैसा आउटपुट होता है सुनो ना, आउटपुट ऐसा मिलता है तुमको, ये उसका आउटपुट होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। जो आउटपुट मिला, सिग्नल आया AC का अल्टरनेटिंग प्योर AC, मिल क्या गया आपको? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस, इसमें रिपल्स हैं। रिपल्स का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, हाँ दिशा तो नहीं बदली बट मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं ये एक रिपलिंग, एक ऐसी करंट है जिसमें AC भी है, और तो हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं। आपका जो चार्जर है वो करंट को क्या कर देता है, कांस्टेंट। उसका कारण क्या है? एक तो उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए सर्किट लगी है, दूसरा उसमें एक फ़िल्टर सर्किट लगी होती है। क्या लगी होती है? और फिल्टर सर्किट का काम है उस रिपल को क्या कर देना, ख़त्म करके ऑलमोस्ट क्या बना देना, कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड पाई फिल्टर सर्किट। नीट ने सवाल पूछा,
अगर हमें किसी भी रेक्टिफिकेशन में आउटपुट करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है तो बताइए हम किस सर्किट का यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं पाई फिल्टर सर्किट। तो आपके मोबाइल के जो एडाप्टर्स होते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो रेक्टिफिकेशन के लिए लगा होता है डायोड, डायोड ही रेक्टिफाई करता है, वो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, मिक्स कर देता है। मैग्नीट्यूड तो बदल रहा होता है बट दिशा चेंज नहीं होने देता। फिर हम पाई फिल्टर सर्किट लगा के रखते हैं उसमें, ताकि जो रिपल मिल रही है वो क्या हो जाए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो आपका एडाप्टर ये सारा काम कर रहा है और मोबाइल को किस करंट से चार्ज कर रहा है, डीसी करंट से चार्ज कर रहा है। तो वो आपका छोटा सा एडाप्टर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको दोनों का क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन, जिसमें एसी भी होगी, जिसमें डीसी। एसी क्यों होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा किसका रहा होगा, एसी का। और डीसी क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज होने नहीं दे रहा है। तो दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। ऐसे प्रैक्टिकल यूज़ बहुत सारे हैं जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पे आप फिल्टर सर्किट लगा दो, रेक्टिफायर सर्किट, वो कॉम्बिनेशन आपको देगा एसी प्लस डीसी। तो पाई फिल्टर सर्किट का काम है वो रिपल को क्या कर देता है, रिपल का मतलब जो उतार चढ़ाव है करंट में उसको ख़त्म कर देता है और वैल्यू को क्या बना देता है, कांस्टेंट बना देता है। ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना क्या ऐसी भी करंट होती होगी जिसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, हाँ होती है। एसी भी होता है, और अगर प्योर एसी है तो वैल्यू भी बदलेगी और डायरेक्शन भी बदलेगी। और प्योर डीसी है तो वैल्यू क्या होगी। और अगर ये दोनों ना मिले तो फिर मान लेना क्या है, एसी भी और डीसी भी। काम हो गया। चलिए आगे बढ़िए, एक इक्वेशन और लिखिए। v इज़ इक्वल टू 3 + 4 sin ωt। ये क्या है, इस इक्वेशन को देखो। सर इसमें एक 3 है और एक इसमें क्या है, 4 sin ωt। ये 3 वोल्ट क्या है, कांस्टेंट, और ये 4 sin ωt अल्टरनेटिंग है, सही है ना। तो इसमें एक कंपोनेंट किसका है, डीसी वोल्टेज का, और एक कंपोनेंट, तो इट इज़ अ सिग्नल ऑफ डीसी प्लस एसी। अरे बात समझ में आ रही, तो लिख लो ये कैसा सिग्नल है, एसी प्लस डीसी। तो ऐसे पहचान सकते हो। इसका मतलब प्लस माइनस के साथ कोई कंपोनेंट आ गया जो कि वेरिएबल नहीं है, तो मतलब वो कौन सा कंपोनेंट है, वो उसका डीसी कंपोनेंट है। बट इस पर बहुत फोकस नहीं करना, बस एक बात का फोकस करना कि इक्वेशन से सारे टर्म्स निकालने आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंटेनियस करंट पर कितना टाइम हो चुका है, टाइम दे दें तो वैल्यू बता दो, वैल्यू दे दें तो टाइम बता दो। ये सारा चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। कर लोगे काम। आज तक का क्या हो गया, कल से आज का पूरा हो गया। नेक्स्ट अब हमें जो काम करना है वो देखिए। अब जो काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस स्टार्ट होती है। और मैं पहले आपको समझा दूं हम वो काम क्या करने चल रहे हैं। बोलो, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज़ आई एंड दिस इज़ टी। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हो आप, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई नॉट। कितने पीक होते हैं, 2, एक प्लस आई नॉट, एक माइनस किसके साथ लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड में नहीं है, वो क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। अगर पहले करंट लेफ़्ट से राइट में थी तो आधी साइकिल बाद राइट से किस में हो जाएगी, लेफ़्ट में हो जाएगी। और वैल्यू लगातार क्या हो रही है, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर। अब ऐसे समझो ना, आप एक स्कूटी चला रहे हो, आप एक गाड़ी चला रहे हो, लगातार आपकी स्पीड बढ़ रही है और आप क्या निकालोगे, आप उसका एवरेज निकालोगे। मैं बोलूँगा बताओ तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी रही तुम्हारी जर्नी में, तुम कहोगे मैं 10 किलोमीटर चला गया। मैंने कहा 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तुम चले, कितना समय लगा, उसने कहा मुझे 20 मिनट लगे। तो मैं क्या करूँगा, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 20 मिनट को सेकंड में, तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही एवरेज निकालने का मतलब है कि टोटल जर्नी में कितना टोटल वैल्यू हुई, चले आप अपॉन कितना, बोलो वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो क्या क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस निकाल दिया किसी पर्टिकुलर समय पर,
पीक निकाल दिया, पीक डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, पीक आना है, पीक आ जाएगा, पीक वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। अरे क्या आई नॉट से आगे बढ़ सकोगे क्या? तो किसी भी एसी के लिए आई नॉट क्या होती है, कांस्टेंट, पीक वैल्यू में कोई चेंज, लेकिन लगातार वैल्यूज़ क्या होती हैं? अरे बात समझ में आ रही है, बोलो ना, ठीक है। अब लगातार वैल्यूज़ बदल रही है तो एक वैल्यू एवरेज निकलेगी और एक निकलेगी आर एम एस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ना, एवरेज वैल्यू। एवरेज कैसे करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देख लो। मुझे चाहिए आई एवरेज, कुछ नहीं करना, आप सारे करंट की वैल्यूज़ को क्या कर दो, पहले आई इंटू क्या कर दो, डी टी, करंट का समेशन करो। जैसे देखो, जब तुम गाड़ी चला रहे थे तो तुमने टोटल किसको जोड़ा, डिस्टेंस को जोड़ा ना, कि टोटल तुम कितना चले, तुमने सारी डिस्टेंस को जोड़ दिया, तुमने टोटल कितना चला, 10 किलोमीटर। ऐसे ही पहले सारी करंट को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन। जब भी फिजिक्स में हम कहें जोड़ डालो सबको, इसका मतलब क्या कर दो, तो करंट को dt के साथ पहले क्या करो, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना है, तो हम मानते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, सही है ना, तो हम मानते हैं 0 से t। तो अगर एक साइकिल के लिए हमें एवरेज चाहिए तो एक साइकिल के लिए कितना समय लग रहा है, t समय। तो 0 से स्टार्ट हो कहाँ तक चले, t, और उसके बाद टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कितने टाइम के लिए तुम क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। यहाँ पे कोई ये भी लिख सकता है t1 से कहाँ तक, t2 तक। तो अगर ये t1 से t2 है तो यहाँ क्या होगा, t2 माइनस, इसका मतलब एवरेज करंट किस पर डिपेंड करेगी, टाइम पर, कि तुम कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना चाहते हो। बात समझ में आ गई। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द एवरेज। छापो, कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखाता हूँ, एक ही फार्मूले पे काम हो गया। तो अगर मैं कहूँ एक साइकिल के लिए एवरेज बता दो तो 0 से कैपिटल T, हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 या t/2 से t, क्योंकि कितनी हाफ है, 2 हाफ है ना, 0 ये कितना है t/2 और ये कितना है, चाहे प्लस हाफ के लिए निकालो, चाहे प्लस हाफ के लिए निकालोगे तो टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 से t/2, माइनस हाफ के लिए निकालोगे तो t से t। अरे सही है ना, फाइनल अपॉन माइनस इनिशियल। आई डी टी को पहले समेशन में डाल दो, उसके बाद बेटा क्या करो, जितने टाइम के लिए पूछा जाए वो टाइम इंट्रोड्यूस करो और आंसर लेके आओ। चलिए, अब मैंने आपको एक इक्वेशन दी, I इज इक्वल टू क्या दी मैंने आपको, I नॉट साइन ओमेगा। मैंने पूछा बताइए I एवरेज बताइए ओवर ए फुल साइकिल। I एवरेज किसके लिए बताइए, फुल साइकिल के लिए। तो एक साइकिल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t से 0 तक। तो अपर लिमिट क्या होगी, कैपिटल T, लोअर लिमिट 0। आप प्लेस कर देना तो फार्मूला बनेगा 0 से कहाँ तक, t तक, I आगे क्या होगा dt, और यहाँ 1/t। आप निकाल लेना वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 क्यों आगे, सुन, ये प्लस हाफ है, ये प्लस हाफ का जितना एवरेज निकल के आएगा उतना ही। तो जब टोटल एवरेज निकालोगे एक साइकिल के लिए तो जितना प्लस एवरेज उतना ही, तो नेट क्या मिलेगा आपको, 0। अरे बात समझ में आ रहा है। इसलिए फुल साइकिल के लिए हमें प्योर साइन या प्योर कॉस में कितनी वैल्यू मिलती है, 0, क्योंकि जितना प्लस का एवरेज होगा उतना ही माइनस का। आप जब इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम कभी सवाल पूछें कि हमारे पास ये करंट की इक्वेशन है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसी है, मालूम है आपको 99% सवाल किस पे होंगे, प्योर फॉर्म ऑफ एसी पे होंगे। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट, V नॉट बाई आर कल लिखाया था मैंने। ये प्योर फॉर्म ऑफ एसी है, उसी पर सारे सवाल होंगे। तो हमारे प्योर फॉर्म ऑफ एसी के लिए
एक फुल साइकिल की एवरेज क्या है, हाफ साइकिल के लिए निकालो। फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज फार्मूला क्या बनेगा, आई डी टी कहाँ से कहाँ तक, एक हाफ ले लो 0 से t/2 तो 1/t/2 सही है ना। अरे t/2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लेना 2I0/पाई, दिस इज आई एवरेज। ये किसके लिए है, ओवर ए हाफ साइकिल। ये हमें याद होना चाहिए हर समय, कभी हमसे पूछे एवरेज वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 2I0/पाई। एवरेज वोल्टेज क्या है, 2V0/पाई। बट किसके लिए है, किसके लिए है, प्योर साइन या प्योर कॉस के, किस फंक्शन के लिए एवरेज आया है, गड़बड़ मत कर देना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसी के लिए, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो क्या एवरेज कांस्टेंट होता है, ना, एवरेज डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ द एसी। अभी तुम्हारी इक्वेशन क्या है, आई बराबर, तो इस इक्वेशन के लिए एवरेज कितना होगा, 2I0/पाई। तो बोलो अगर V बराबर क्या हो, V0 साइन ओमेगा टी, तो V एवरेज फुल साइकिल के लिए बोलो 0, और V एवरेज हाफ साइकिल के लिए बोलो बेटा 2V0/पाई। बट ये कब के लिए है, जब आपके सामने प्योर एसी फंक्शन। तो 99% से ज़्यादा सवाल प्योर एसी फॉर्म में है, इसीलिए जब हम कहते हैं बिना कुछ इक्वेशन दिए बताइए एवरेज करंट क्या है एसी की हाफ साइकिल में, आप मान लेना किसके लिए बात हो रही है, साइन ओमेगा टी के लिए, तो क्या बोलोगे 2V0/पाई। करंट के लिए 2I0/पाई। बेटा जहाँ आई है वहाँ वी, आगे डी टी, समय की लिमिट वही रहेगी। तो इक्वेशन आई की देखो क्या है, I0 साइन, और वी की क्या है, V0 साइन। यहाँ V0 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ I0 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। दोनों के लिए इंटीग्रेशन के टर्म्स क्या हैं, सेम, तो दोनों के लिए वैल्यू भी क्या आएगी, 2/पाई। इंटीग्रेशन करके दिखा दूँ, देखो बहुत तकलीफ से देख रहे हो कैसे आया, आ जाओ, तकलीफ मत लो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगते हैं, 0 से t/2, 1/t/2। आई की जगह पे क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी, आगे क्या छापेंगे, डी टी, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, 2I0 क्या हो गया, टी। अरे यार दो क्या हो गया ऊपर। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट बोलो 0 से, बहुत बढ़िया चल रहा है। इंटीग्रेशन करने के लिए अब ओमेगा को, पहले डिफ्रेंसिएशन में ओमेगा क्या होता था, बाहर, यहाँ भी बाहर आएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कर डालो डिवाइड। तो 2I0/t 1/ओमेगा, साइन को किस में कन्वर्ट करो, कॉस ओमेगा टी। लिमिट बोलो 0 से t/2, कर सकते हो। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 क्या होता है, टी। अरे बात समझ में आ रहा है। तो ओमेगा को किस में कन्वर्ट करोगे, 2 और टाइम की लिमिट क्या रखोगे, कैपिटल T/2। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी उठ जाएगा, क्या एंगल बचेगा, और ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, 2 तो टी किधर चला जाएगा, ऊपर, टी से टी क्या होगा, मर जाएगा, यहाँ बचेगा पाई, क्या बचेगा 2I0/पाई। अरे समझ में आ रहा है। तो याद कर लो, इंटीग्रेशन जब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे, डिफ्रेंसिएशन में ओमेगा बाहर आके मल्टीप्लाई होता था, यहाँ ओमेगा बाहर आके डिवाइड, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, याद रह जाएगा। इसको साइड से लिख लो।
समझ में आया? छात्र, अब मैं कहूँ अब ये याद भी कर लोगे तो किसी काम का नहीं, याद तो आपको यही रखना है, एवरेज कितना 2i0/पाई या 2v0/, लेकिन ये किसके लिए? प्योर साइन फंक्शंस के। बट तसल्ली के लिए क्या कर लो, हाँ सुकून मिलता है ना ये जान के कि कहाँ से आया है यार, साइड में सुकून के लिए अपने लिखिए। वो सुकून लेते लेते कोर्स बहुत क्या हो जाता है, हाँ वो प्रॉब्लम यही है ना, सुकून लेते लेते कोर्स इतना लंबा हो जाएगा कि याद करना बहुत मुश्किल बन जाता है। अरे समझ में आ रहा है? सो रहे हो यार, नींद आ रही, जोश में हो, कुछ तो करना है ज़िंदगी में नहीं? हाँ बिल्कुल करिए, आसान है। सेकंड पेपर ऊपर वाला चाहेगा तो 15 नवंबर से 20 नवंबर तक सोच रहे हैं 2-4 एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को ले लें। क्या संडे को क्या करते हो तुम, बिजी रहते हो? नहीं तो फिर आ सकते हो ना, कपड़ा धुलते हैं। हाँ संडे को बहुत काम होते हैं, कपड़ा धुलना, खुद को साफ करना, हफ्ते भर से नहाए नहीं रहते, रूम वूम साफ कर लेना, चद्दरें वद्दरें धुलते हो, चद्दर वद्दर अपनी हफ्ते में एक बार क्या किया करो, 2 बार, ज़्यादा सफाई है बेटा। फिर सफाई अच्छी चीज़ है, बट ऐसी सफाई ना हो कि बार बार कपड़ा साफ करते रहो, जैसे कुछ होता चल रहे हैं तो बार बार क्या कर रहे हैं, गर्दा झाड़ रहे हैं। सफाई करना चाहिए, बट वही है ना, हम किसी से कहें यार अपना रूम साफ करो, तो पढ़ने आया हूँ कि रूम साफ करने आया हूँ, तो समझ नहीं आता तो तू पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि तू जब अच्छे काम नहीं कर सकता तो पढ़ाई भी नहीं करेगा। और बहाने हैं उनके, कर लोगे। तो अगर मैं आज के बाद कभी साइन और कॉस के बारे में कुछ न बताऊं तो आपको हमेशा क्या मानना है, v बराबर v0 साइन ओमेगा t, और क्या मानना है, i बराबर प्योर AC फंक्शन मानना है, और एवरेज क्या बोलोगे 2i0/पाई, या क्या बोलोगे 2v0/पाई। लेकिन अगर हम कोई फंक्शन दे दें और प्योर साइन में ना हो तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है देख के बोल देना हाँ 2v0/पाई। इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द AC। बात समझ में आ रहा है? जैसा कि अगला सवाल है, करके देखो, करके देखो निकाल पाओगे कि बोले? अरे बोलें क्या, अरे बोलें क्या, अबे सो रहा है क्या, अबे सो रहा है क्या? चलिए, मैंने आपको एक सवाल लिखा था 3 + 4 साइन ओमेगा, हमें इसका एवरेज चाहिए, इस फंक्शन का एवरेज चाहिए, करके दिखाओ। इसमें कितने फंक्शंस हैं, एक किसका है, एक किसका है? अब तुम ऐसे समझो, कुछ काम की बात है। एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट हो, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसी वैल्यू जो क्या हो, उसका एवरेज भी उसी के बराबर। अरे सही है ना? उसका इंस्टेंटेनियस भी उसी के बराबर, उसका एवरेज भी उसी के बराबर, उसका RMS भी, उसका पीक भी। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसकी हर वैल्यू उसी की क्या रहेगी। मैं कहूँ पीक बताओ, तुम कहोगे 3 वोल्ट। मैं कहूँ RMS बताओ 3 वोल्ट। एवरेज बताओ, जैसे आप 10 किलोमीटर चले 40 किलोमीटर पर आवर से, ना स्पीड बढ़े ना। मैं कहूँ बोलो इंस्टेंटेनियस, बोलो 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज बोलो 40 किलोमीटर पर आवर। RMS बोलो 40 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आ रहा है? पीक बोलो तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सब कुछ, क्या है फिर तुम ही हो। इसका मतलब अरे हंसो मत, बहुत काम की लाइन कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका सब कुछ, उसका सब कुछ है क्या, 4 चीज़ें, इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज, RMS, सब उसी के क्या रहेंगे। तो मैं कहूँ इसमें 2 फंक्शन है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। मुझे बताओ 3 कभी बदलेगा क्या? तो इस टर्म का एवरेज भी कितना आएगा 3। अच्छा बोलो, फिर क्या लगा है प्लस, अब क्या है 4 साइन
इसका एवरेज क्या निकाल पाते हैं? निकालिए एक फुल साइकिल के लिए। किसके लिए बताना है हमें? फुल साइकिल। आइए, वी एवरेज इज इक्वल टू 3 + 4 sin ओमेगा टी। 3 का एवरेज कितना रहा? 3 प्लस 4 तो 4 रहा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो सुनो, अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो मुझे किसका एवरेज चाहिए? साइन, अरे एवरेज वेरिएबल का निकलेगा ना, और साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वोल्ट के बराबर। याद लिख लो बेटा, डरो नहीं। साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इनका एवरेज कितना होगा? 0। और अगर साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, इनका जब एवरेज करोगे तो कितना आएगा? 1/, साइड में लिखो। तो एवरेज कांस्टेंट का करोगे या वेरिएबल का? सवाल करने के लिए वेरिएबल का, कांस्टेंट तो वैसे बचा रहेगा। तो याद रखो, अगर वेरिएबल साइन थीटा पे है तो वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। और साइन स्क्वायर थीटा पे है तो 1/2। तो 3 कांस्टेंट है वैसे रखा, प्लस 4 लगाया। एवरेज किसका करूँगा? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 है तो बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 वोल्ट के बराबर। क्योंकि एक साइकिल में जो साइन का फंक्शन है उसका एवरेज क्या आ जाएगा? एक साइकिल के लिए 0 आ जाएगा। अरे बोलो ना, वो 0 हो गया तो बचा क्या? सिर्फ 3 वोल्ट, वो उसकी एवरेज वैल्यू होगी। एक जेई का बहुत सुंदर सवाल है, उस सवाल को मैं करवा देता हूँ। जेई, बात समझ में आ गया? अब देखो करना क्या है, एक बार फिर से देखो। v बराबर क्या लिखा है? 3 + 4 sin। 3 कांस्टेंट है, उसका एवरेज मत निकालना, उसी के क्या रहेगा? तो मैंने 3 लिख दिया, फिर प्लस लगाया। 4 भी कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, उसका भी एवरेज। एवरेज किसका निकालोगे सवाल में? वेरिएबल का। तो वेरिएबल कौन है? तो मैंने जब v एवरेज पर साइन लगाया, ये एवरेज का साइन है, तो मैंने किसका एवरेज निकाला? साइन। तो वेरिएबल का ही एवरेज निकालो इक्वेशन में। इस वेरिएबल का एक साइकिल के लिए एवरेज कितना आएगा? 0। अगर 0 आ गया तो बोलो ये टर्म क्या हो गई? बचा क्या सिर्फ? तो एक साइकिल के लिए इस फंक्शन में एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 3 वोल्ट के बराबर। क्योंकि जो एसी सिग्नल है उसका एक साइकिल के लिए एवरेज क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 वोल्ट बचेगा। अरे बात समझ में आ गई? चलो, अब एक सवाल है, सवाल लिखिए। उन्होंने कहा फॉर ए साइनोसॉइडल वोल्टेज। साइनोसॉइडल का मतलब एसी। फॉर ए साइनोसॉइडल वोल्टेज, इसका दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अरे समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। फॉर ए साइनोसॉइडल वोल्टेज, the average voltage for t/2 duration, average voltage for t/2 duration, कितने ड्यूरेशन के लिए? पहला ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये प्रेडिक्ट आपको करो। मैं एक बात आपको समझा दूँ।
आपने जो एवरेज वैल्यू निकाली है उसको आपने निकाला है हाफ साइकिल के लिए, विच इज़ इक्वल टू 2I0 बाई पाई। अगर प्लस हाफ के लिए है तो प्लस 2I0 बाई पाई, और माइनस हाफ के लिए है तो अब बताओ आंसर। जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ये तो मेरे को पता चल गया। प्लस हाफ के लिए वैल्यू पॉजिटिव, माइनस हाफ के लिए वैल्यू 0 कैसे होगा? कॉमन सेंस है, चौथा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों क्या हैं ये ऊपर के, बोलो ना, सही है। बट ये तीसरा कैसे जज कर पाओगे? और चेक कर लेते हैं। आपका ग्राफ ये है, सही है। उसके कितने हिस्से कर देता हूँ मैं? 4। ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन T/2 की है। कहाँ से कहाँ तक उसने ये पहली ड्यूरेशन तो ये हो सकती है। ये भी कितना है? 0 से T/2, और ये भी क्या T, ये कितना T/4, और ये कितना 3T/4, सही है। इसके लिए कितना आएगा? प्लस 2I0 बाई, कोई इसके लिए ले ले, माइनस 2I0 बाई पाई। 0 कहाँ से आएगा? देखो, कोई ये ले ले और ये ले ले। ये भी ड्यूरेशन कितना है? अरे बेटा T/4 से कहाँ तक? 3T/4। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन T/4 टू 3/2/4? T/2। बोलो, जितना प्लस का उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर ड्यूरेशन T/2 का है तो एक बच्चा निकाल सकता है 0 से T/2 के लिए, वो बोलेगा सर प्लस 2I0 बाई पाई। एक बच्चा निकाल सकता है T/2 से T के लिए, वो बोलेगा माइनस 2I0 बाई पाई, और एक महान होगा, बोलेगा भाड़ में गया, बोलेगा क्या? मैं निकालूंगा T/4 से 3T/4 के लिए, और वो क्या बोलेगा? 0। तो मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, छाप डालो। समझ में आया? तो इट डिपेंड्स ऑन आपको ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो। वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ग्राफ बना लेना। कैसे? उल्टा मतलब तभी तो 0 ही आएगा, क्योंकि जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस। वेरिएशन तो एक जैसा ही है ना दोनों का, अपर और लोअर का वेरिएशन बिल्कुल सेम। तो अगर ऊपर का T/4 ले रहे हो और नीचे का भी T/4 ले रहे हो तो वैल्यूज दोनों के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक प्लस में होगा और एक, तो नेट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। हम कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते, हमेशा किधर चलते हैं? इस तरफ चला जाता है, क्योंकि समय क्या होगा? आगे बढ़ेगा। सभी कभी घट, अरे समय घटा थोड़ी सकते हो। क्या फिर से 2020 ला सकते हो? नहीं ला सकते, लेकिन 2030 आ जाएगा। अरे 2025 भी आएगा, लेकिन कौन नहीं, मैं 2000 ला देता हूँ, जब मैं बच्चा था। नहीं आ सकता, समय रिवर्स नहीं होती। सही है? थोड़ा जल्दी लिखो, हो गया ना? नेक्स्ट इज RMS। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे वेरी 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 क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट। RMS समझ लो, क्योंकि RMS बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। RMS में पहले क्या करना है? पहले वैल्यू की स्क्वायर करो, फिर उसका क्या निकालो? मीन का मतलब, मीन को ही एवरेज कहते हैं। फिर उसका क्या ले लो? रूट ले लो। ये 3 काम किसी भी फंक्शन के साथ कर दो जिसका आप क्या निकाल रहे हो? एवरेज। मैं कहूँ इस वैल्यू का एवरेज निकालो, मैं आपको एक फंक्शन दे दूँ, आप डरो मत। पहले क्या करो? उसका स्क्वायर, फिर क्या लो? उसका मीन, फिर उसका क्या लो? रूट। आप ले लो, आपको क्या मिल जाएगा? उसका एवरेज। जैसे कि मैं कहूँ V0 बराबर V0 साइन
ओमेगा टी। आप इसका RMS बताइए, क्या बताइए, RMS बताइए। आप जब इसका RMS करेंगे तो पहले आपको क्या करना होगा, तो आप ऐसे करेंगे, पहले मैं करूँगा v का स्क्वायर, फिर v के स्क्वायर के बाद क्या लूँगा, इसका मीन, तो क्या लिखूँगा, v स्क्वायर dt। अरे वैल्यू क्या हो गई, v से v स्क्वायर हो गई ना, तब मीन लेने के लिए क्या करूँगा, v स्क्वायर इंटू dt। टाइम कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, तो यहाँ कितने से डिवाइड करोगे, t2 माइनस t1, ये क्या निकाल दिया, एवरेज। अब इसका क्या ले लो, रूट, रूट का मतलब 1/2, समझ आ गया। तो पहले वैल्यू को स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका क्या लो, छापो। ये तरीका है, लिखिए। एक साइकिल के लिए निकाल के देखो, तो इसके लिए एक साइकिल का मतलब 0 से कैपिटल T निकालो फॉर फुल साइकिल, न आराम से VRMS आ जाता है V0/√2, 0 नहीं है तो भूल गए, ध्यान से दिया नहीं तुमने। यहाँ क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर है ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर का एवरेज कभी भी 0 नहीं होता। बात समझ में आ गया। मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, फॉर अ फुल साइकिल VRMS सही है, 1 क्या लिखूँगा t, और इंटीग्रेशन किसका करूँगा, v dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल, सही बात है। और इसका दूसरा तरीका है, ये रुको, पहले स्क्वायर कर लो, फिर इसका क्या निकाल लो, एवरेज, फिर क्या निकाल लो, रूट। आइए करते हैं, v का स्क्वायर करो पहले, अरे v का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब इसका क्या निकालो, एवरेज, तो एवरेज किसका निकलेगा, V0 स्क्वायर का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, जो वेरिएबल है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आता है, V0 स्क्वायर इंटू 1/2 लिखाया था। अब इसका क्या ले लो, रूट, बोल V0/, छापो V0/, हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, फॉर हाफ साइकिल वो भी कितना रहेगा, दिस इज आल्सो VRMS बराबर V0/, इसका मतलब जान रहे हो क्या हो रहा है, भाड़ में गया हाफ, भाड़ में गया फुल, RMS ऑलवेज सेम, चाहे फुल के निकाले लिखो चाहे हाफ के लिए निकालो, किसी के लिए भी निकालो वैल्यू कितनी रहेगी, V0/√2, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RMS ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू V0/√2 फॉर प्योर AC सिग्नल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS, बढ़ेगा, क्या बोलोगे, I0/√2 वट एवर द साइकिल इज फुल और हाफ। ड्यूरेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर प्योर साइन के फंक्शन में करंट और वोल्टेज है, ड्यूरेशन गया भाड़ में, कोई भाड़ समझते हो ना, मतलब सोचना नहीं है, VRMS कांस्टेंट बोलो कितना, V0/√2, और IRMS कितना होगा, I0/√2, छापी। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2V0/π 2I0/π, और किसी भी साइकिल के लिए हाफ और फुल RMS V0/√2 या करंट I0/, क्योंकि दोनों हमें लेके चलना है ना, वोल्टेज भी और करंट, क्योंकि वोल्टेज भी AC है, करंट भी अल्टरनेटिंग है, तो दोनों को साथ लेके चल।
आप इसीलिए सोचोगे दो दो बार क्यों लिख रहा है, एक बार v का लिख रहा है, एक बार i का, क्योंकि दोनों टर्म इसमें एक साथ चलते हैं, v की वैल्यूज i की वैल्यूज। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। आप इंटीग्रेट करके भी ला सकते हो, या सिंपली इक्वेशन देखो, बोलो इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, साइन स्क्वायर, तो इसी का एवरेज निकालो, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 1/2, तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना, v0 स्क्वायर 1/2, उसका क्या ले लो, रूट, अरे 1/2 का मतलब क्या लगा देना, रूट, तो रूट में से v0 क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। सही है। अगर यहाँ से हमें पीक वैल्यू पूछी जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक, I0 बराबर √2 इंटू I/RMS, और V0 बराबर √2 इंटू V/RMS। अरे सही है ना। अब एक करंट का पीक है तो I/RMS, वोल्टेज का पीक है तो V/RMS। छाप। अब ये ना भी लिखो तब भी तो काम चलेगा, ये याद है ना। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द पीक वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ RMS, क्या बोलोगे, √2 टाइम्स ऑफ RMS। ये तो निकालने का तरीका हो गया, जो कि अभी हम 4 सवाल करेंगे। 4 सवाल हम आपसे निकलवाएंगे कि इसका एवरेज निकालो, फंक्शन दे देंगे, रटना नहीं है। v0/√2 या I0/√2 बोलने का अधिकार तभी है जब फंक्शन प्योर AC का, मतलब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी या V बराबर V0 साइन। अगर इसके अलावा हमने कोई फंक्शन दिया और आपने चेक दिया सीधा I0/√2, आप गए, आपका सवाल क्या हो गया। ऐसे रटा नहीं जा सकता कि कहीं भी किसी भी सवाल के लिए RMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू बाई √2 ना, प्योर AC के लिए है। अगर फंक्शन देंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना। पहले क्या करना पड़ेगा, तो तरीका मैथमेटिक्स का, स्क्वायर करिए, मीन निकालिए और फिर उसका रूट निकालिए। RMS होती क्या है, इस पे बात करते हैं। व्हाट इज RMS। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि समझो RMS है क्या, निकालना तो निकाल लेंगे, सीख लेंगे, गणित है, बट RMS क्या है। ऐसे समझो, आपके घर में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ, कितना बताता है, बट वोल्टेज तो वेरिएबल है, तो साला वो 220 ही क्यों बता रहा है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ भी रहा है, और तो कांटे को ऐसे ऐसे डोलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करता जानते, क्योंकि वो RMS वैल्यूज़ बताते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस AC का एक ही वैल्यू बता सकता है, वो क्या है उसका। मैं कहूँ अमीटर है, AC जा रहा है, ये कौन सी रीडिंग देगा, RMS की। वोल्टेज मीटर है, ये कौन सी रीडिंग देगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के जो रीडिंग होती है वो किस में होती है, RMS में। और RMS को क्या बोलते हैं, आराम से, RMS को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। AC की क्या, ये इफेक्टिव वैल्यू। कैसे देखो, मैं समझा सकता हूँ। आपके घर में एक सपोज करो फ्रिज है, उसमें AC करंट जा रही, उसमें AC वोल्टेज जा रहा, तो तुम बोलोगे सर वोल्टेज बढ़ेगा भी और घटेगा भी, यही है ना। मैं कहूँ बताओ इसकी पावर क्या है, आप कहोगे, मैं कहूँ इसका वोल्टेज कितना है, आप कहोगे इसको 220 वोल्ट मिल रहा है, आप यही तो बोलोगे। मैं कहूँ पावर कैलकुलेट करो, तुम P बराबर क्या लिखो, V²/R। ये V क्या है, तुम कहोगे 220, वो 220 क्या था उसका, RMS था। इसका मतलब जो भी पावर कैलकुलेशन होगी या जो भी हीट रिलीज होगी वो किससे होगी, वो RMS वैल्यू से होती है। वो पीक से नहीं होती, वो एवरेज से नहीं होती, वो किससे होती है। तो RMS एक इफेक्टिव वैल्यू है जिसके कारण कोई भी अप्लायंस क्या करता है, रन करता है, ऑपरेट करता है। 220 वोल्ट। आपको मैं कहूँ कि इसकी पावर बताओ, इसका VRMS कितना है, 220 है। किसी भी पंखे का VRMS कितना है, 200। तो इफेक्टिव वैल्यू से ही पावर और वोल्टेज कैलकुलेट। तो RMS कैसी वैल्यू है, RMS एक ऐसी वैल्यू है जो किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू किसके, DC के।
AC की वो वैल्यू जो DC के क्या हो जाए इक्विवेलेंट, उसी को क्या बोलते हैं RMS। इफेक्टिव वैल्यू AC इक्विवेलेंट टू DC, या वो वैल्यू जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस रन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं RMS। तो कोई अप्लायंस एवरेज नहीं देखता, इंस्टेंटेनियस नहीं देखता, पीक नहीं देखता, वो क्या देखता है RMS के। आपके हर घर में जितना भी अप्लायंस है वो किस पे चल रहा है 220। क्यों? क्योंकि हर अप्लायंस का जो करंट आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है 220। तो जो भी वोल्ट मीटर रीड करेगा, जो भी अमीटर रीड करेगा, वो सब क्या बताएंगे, वो सब RMS बताते हैं। वो उसकी AC की इफेक्टिव वैल्यू है जिससे हीट और पावर कैलकुलेट होती है। मैं कहूँ पावर किस हिसाब से पावर मिल रहा है, RMS पावर दे रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू कौन है RMS। अरे समझ में आ रहा है, जैसे फिल्म में बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, बट क्या तुम सबके बारे में जानते हो? ऐसे में किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ना तो एवरेज समझ आती है, ना पीक दिखता है उसको, ना उसको इंस्टेंटेनियस दिखती है। उसको क्या दिखता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ डिटेक्ट कर पाती है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू विच इज़ इक्वल टू RMS वैल्यू। बात समझ आ गई? अब सुनो, अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके सवाल। हम आपको कहेंगे एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट कितनी है 5 एम्पियर, या एक रेजिस्टेंस है जिसमें वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। ये 5 एम्पियर कौन सी वैल्यू, AC आ रहा है 5 एम्पियर करंट। तो जो भी लूज वैल्यूज़ होंगी, लूज वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, जो डिफाइंड ना की जाए कि ये इंस्टेंटेनियस है, कि एवरेज है, कि RMS है, आप क्या मानोगे? अरे क्या मानोगे? बाई डिफ़ॉल्ट RMS। हम कुछ भी कह दें, 5 वोल्ट RMS, 10 एम्पियर RMS, 15 वोल्ट RMS, 50 वोल्ट RMS, सब कुछ क्या है RMS। हम अभी भी कहेंगे वी इंस्टेंटेनियस, तो बताएंगे, एवरेज देंगे तो बता के देंगे, पीक देंगे तो बता के। मैं अगर पीक देना है तो सवाल में लिखूंगा तो पीक वोल्टेज इज, एवरेज देना है तो लिख के बोलूँगा एवरेज वोल्टेज इज, इंस्टेंटेनियस देना है ना लिख के बोलूँगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज। बट RMS जब दूंगा तो कुछ भी लिखा हुआ टर्म डिफाइंड नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं लूज वैल्यू, वो डिफाइंड नहीं। सीधा सवाल में लिखा गया 5 एम्पियर, क्या 5 एम्पियर, वो RMS है 5 एम्पियर। 5 वोल्ट RMS है, 3 एम्पियर RMS है, 10 वोल्ट RMS। बात समझ में आ गया? तो सवाल में जो कुछ लूज वैल्यूज़ हैं जो डिफाइंड नहीं हैं वो सब क्या हैं RMS। बाकी 3 को देंगे तो डिफाइन करके देंगे, एवरेज देना होगा डिफाइन करवा के देंगे, बोलेंगे एवरेज वैल्यू इतनी, पीक देंगे तो बता के देंगे कि पीक वैल्यू इतनी, इंस्टेंटेनियस देंगे तो बोल के देंगे इंस्टेंटेनियस इतना है। बट जब RMS देंगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, मैं कहूँ इस रेजिस्टेंस का पावर बताओ, जबकि इसमें एक AC करंट आ रही है, पावर जब भी निकालोगे तो एक ही वैल्यू से निकालोगे RMS वैल्यू से, RMS वोल्टेज से निकालो चाहे RMS करंट से। तो जब तुम फार्मूला यूज़ करोगे पावर के लिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर, V स्क्वायर बाई V से नहीं, V RMS स्क्वायर बाई R, और I से नहीं, I RMS का होल स्क्वायर इंटू R, इससे कैलकुलेट करो। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए जो वैल्यू है इफेक्टिव वो क्या है उसकी RMS। दूसरी बात, हम क्या सर्किट में एक अमीटर लगा है, 5 एम्पियर करंट जा रही है, वो 5 एम्पियर क्या है, मैं कहूँ एक वोल्टा मीटर है वो उसमें 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी रीडिंग बताता है वो किस में बताता है RMS। तो तुम्हारे घर का जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो जो 220 लेके बैठा हुआ है हर समय, वो क्या है AC की RMS वैल्यू है, और इसी वैल्यू पर हर डिवाइस क्या हो रही है एक्चुअल में ऑपरेट हो रही है। तो अगर मुझे किसी की पावर निकालनी है तो मैं किससे निकालूंगा, V RMS स्क्वायर बाई R या I RMS स्क्वायर बाई, इसीलिए RMS किसके इक्विवेलेंट होता है DC के। जैसे DC में क्या लिखते थे V स्क्वायर बाई, तो DC में तो एक ही वैल्यू होती है, यहाँ वही क्या होगी RMS। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द AC। समझ में आया? तो जो भी काम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो RMS के कारण। कोई बल्ब जल रहा है तो किस वोल्टेज पर जल रहा है RMS पर। जो भी एनर्जी दे रहा है किस वोल्टेज पर दे रहा है
आरएमएस वोल्टेज पर दे रहा है। कोई फ्रिज चल रही है तो किस वोल्टेज पर चल रही है, आरएमएस। तो जो भी पावर वो कंज्यूम कर रही है वो किस वोल्टेज पर कर रही है, आरएमएस वोल्टेज पर। बात क्लियर हो गया, छापो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, व्हाट इज आरएमएस। कहीं भी सवाल में 5 एम्पियर, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट सब क्या रहेंगे, जब तक कि बताएं नहीं कि ये क्या है, पीक है या एवरेज है या इंस्टेंटेनियस। लोज वैल्यूज होंगी नहीं बताएंगे, वो क्या होंगी, आरएमएस होंगी। बाकी जो भी वैल्यूज देना होगा वो बता के देंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा, वी एवरेज कितना, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये एवरेज है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 5 वोल्ट क्या है, एवरेज। समझ आ गई। अगर कभी आज से कोई सवाल पूछ ले कि ये बताओ घर में कैसी करंट आती है, तुम कहोगे एसी, वो बोलेगा एसी मतलब तुम कहोगे बदल रही होगी, तो कहेगा जाओ वोल्टेज पे 220 लिखा है वो क्या है, फिर वो तो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही। तो तुम कहना मास्टर जी वो क्या है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो चेंज नहीं होती है। कुछ भी लिखा हुआ बिना बताए लिखा हो 5 एम्पियर, क्या मानोगे, आरएमएस वैल्यू। बिना बताए लिखा हो 10 वोल्ट, क्या मानोगे, तो जो बोले नहीं वो क्या है, आरएमएस। ठीक, बाकी कुछ देंगे तो बोल के देंगे। जैसे 5 वोल्ट लिखा है तो आगे क्या लिखा है, वी एवरेज, वो बताएगा कि फिर ये एवरेज, आई एवरेज बराबर कितना है, तो बता के देगा। तो ये 2 एम्पियर क्या है, आरएमएस या एवरेज, क्योंकि वो बोल रहे। ये 2 वोल्ट क्या है, क्योंकि कुछ भी बोल नहीं। कोई भी अमीटर नापेगा तो क्या नापेगा, तो अमीटर की रीडिंग आरएमएस रीडिंग, वोल्टामीटर की रीडिंग आरएमएस रीडिंग। जो भी पावर तुम कैलकुलेट करोगे वो भी किससे करोगे, तो आरएमएस एक इफेक्टिव वैल्यू है जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस रन करता है। ना तो पीक समझता है, ना वो एवरेज समझता है, ना वो इंस्टेंटेनियस समझता है। वो किसको समझता है, सिर्फ वो आरएमएस को समझता है। ये एसी चल रही है तो कितने पे चल रही है, इसकी मैं पावर निकालूंगा, बिजली खर्चा निकालूंगा तो 220 पर निकलेगी। समझ में आ रहा है। तो ये किसको पहचान रही है, इफेक्टिव वैल्यू को पहचान रही है, विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट। कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, क्योंकि फंक्शन क्या है, वी बराबर वी नॉट साइन, वो याद रखो। उसके लिए आरएमएस कितना होता है, 220 होता है। ठीक है ना, अरे बात समझ में आ गया। चलो 2-4 सवाल अब निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, टाइम क्या हो गया पूरा। तो देखो अच्छे से पढ़ो, कुछ टफ नहीं है। तुम्हारी पूरी की पूरी सेकंड पेपर एक ही कॉपी में क्या होगी, आ जाएगी ना। एक कॉपी में अच्छे से लिखोगे तो एक कॉपी में आ जाएगी। एक कॉपी में आ गई, चैप्टर टू चैप्टर उठाओ, टॉपिक टू टॉपिक पकड़ो, फार्मूले याद करो, पीवाईक्यूज लगाओ, मस्त रहो। आपके अच्छे खासे सवाल क्या होंगे, बनना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, गणित कमज़ोर, अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है तो फार्मूला रटने के बाद भी सवाल नहीं लगा पाओगे। जैसे है कुछ नहीं इसमें, आपको बस यही याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू बताओ, आप बोलोगे वी नॉट बाई रूट। पीक वैल्यू आप कहोगे इक्वेशन में जो साइन के आगे लिखा हो। ओमेगा क्या होता है, जो समय के साथ लिखा होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई एफ। आरएमएस क्या है, एक इफेक्टिव वैल्यू है। सवाल में कैसे पहचानेंगे, कुछ बताएगा नहीं तो क्या है, कुछ और देना होगा तो बता के देंगे, पीक देंगे तो बता के, एवरेज देंगे तो बता के देंगे, वरना नहीं बोल रहा तो आरएमएस। बोले अमीटर 5 एम्पियर रीड कर रहा है, वोल्टामीटर 110 वोल्ट रीड कर रहा है, आरएमएस। जैसे चेक करो, मैंने आपको एक सर्किट दी, आपकी ज़िंदगी का एसी की सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट लिखा है। मैं यहाँ कहूँ 10 वोल्ट, यहाँ कहूँ 15 वोल्ट, यहाँ कहूँ 20 वोल्ट। व्हाट इज़ 10 वोल्ट, जबकि यहाँ सिग्नल कैसा हो, एसी का। ये 10 वोल्ट क्या है, रेजिस्टेंस का आरएमएस। ये 15 वोल्ट इंडक्टर पर उसका आरएमएस, और ये 20 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का सबके क्या हैं, आरएमएस वैल्यूज हैं।
कुछ बताया नहीं तो क्या है RMS। अब मैंने कहा सर्किट में करंट जा रही है भैया, कितने एम्पियर, व्हाट इज 4 एम्पियर। तो इस सर्किट का इफेक्टिव करंट कितनी है 4 एम्पियर, और वोल्टेज कितना कितना ड्रॉप हुआ 10 15, और तो नेट वोल्टेज कितना हो गया। नहीं होता, AC में ऐसे जोड़ के नहीं निकाल सकते कुछ, बस ये एक फ़र्क है। AC में फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलोगे 15 20 35 और 10, ना भैया नहीं होता। यहाँ जितना लगाते हो ना उतना मिलता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा भी मिलेगा, उससे बहुत कम तो नहीं मिलता, उसी के बराबर मिलेगा या उससे ज़्यादा। उसका मेन कारण है, जब तुम सीरीज LCR पढ़ोगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं करते। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में पावर लॉस ना हो उस पर 1 लाख वोल्ट लिखा हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लाख वोल्ट लेके भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं कर। तो AC में ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए क्या होता है फार्मूला। तो जो भी पावर लॉस होगी वो कहाँ होगी, R पे होगी, ना तो L कोई पावर खाता है ना C खाता है। जो पावर खाता है वो कौन खाता है, R खाता है। कितनी पावर खा रहा है, क्या 10, I इंटू V, P बराबर IV भी होता है, 10 चौका 40 वाट पावर लूज़ हो रही है सर्किट में, और ना L में कहीं लॉस करेगा ना C। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो सवाल लिख के आएंगे ना, सर्किट बना देंगे, आपको वैल्यूज़ ठकाठक लिख के दे देंगे, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी RMS वैल्यूज़। बात समझ में आ गई। चलिए तो कल आएंगे इसके आगे, RMS के सवाल करेंगे और फिर सर्किट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इतना अच्छे से क्या कर लो, AC होता क्या है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, RMS कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छे से याद रखो। थैंक यू।